हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ है जिनसे क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांस है उन एक्टिविटीज़ को आइए समझेंगे और उनके पीछे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है आपका 5। तो इस चैप्टर में जितनी भी एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ हैं सब 5 से स्टार्ट होंगी, जैसे एक्टिविटी नंबर 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो ये है वो है एक्टिविटी नंबर 5.1 जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब आइए इसको समझते हैं। इसमें कहा गया है कि आप वेरीगेटेड लीव्स लीजिए। अब सबसे पहले ये नहीं समझ में आता है कि वेरीगेटेड लीव्स का मतलब, तो घर में मनी प्लांट है, मनी प्लांट की पत्तियां देखी हैं आपने? तो अगर आपने मनी प्लांट की पत्तियां देखी होंगी तो पत्तियां कुछ ऐसी होती हैं, यानी उसमें केवल डार्क ग्रीन कलर नहीं होता, थोड़ा बहुत लाइट ग्रीन कलर भी होता है जिसको व्हाइटिश कलर हम कह सकते हैं, है ना। पत्तियां देखो, वैसे आमतौर पे पत्तियां क्या होती हैं, सारी पत्तियां हरी होती हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी पत्तियां हरा होने के साथ साथ दूसरा कलर भी होता है और ऐसी पत्तियों को कहते हैं वेरीगेटेड लीव्स। ठीक है, तो कहा है वेरीगेटेड लीव्स यानी पत्तियां लीजिए और फिर इसे डार्क रूम में रख दीजिए। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन डार्क कमरे में रूम में रख दीजिए जहां लाइट ना आती हो। अब ऐसा क्यों कहा है? ताकि इन पत्तियों में जो स्टार्च है वो यूज हो जाए। तो कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप। क्योंकि पत्तियां जब सनलाइट में थी तो पत्तियों में क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस, तो स्टार्च बना ही होगा। तो वो स्टार्च सारा का सारा कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, इसके लिए आप पत्तियों को, वेरीगेटेड लीव्स को 3 दिन डार्क कमरे में रख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 आवर। ठीक है, इसके बाद आपको जो पत्तियां मिली है ना, इसके बाद जो पत्तियां मिली उसको सनलाइट में रखिए 6 घंटे तक। कीप द प्लांट इन सनलाइट, प्लांट नहीं पत्तियां, लीव्स। फिर उन पत्तियों को आप 6 घंटे, 6 आवर्स के लिए, 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखें। ठीक है, और इसके बाद 6 घंटे के बाद आपको क्या करना है? पत्तियों में मार्किंग करनी है। मार्किंग का मतलब यह है कि पत्तियों में जहां डार्क ग्रीन कलर है उसे इस तरीके से मार्क कर लीजिए, है ना, इस तरीके से मार्क कर लीजिए, केवल वो एरिया जहां डार्क ग्रीन कलर है। ठीक है, तो जहां डार्क ग्रीन है वहां उसको ट्रेस कर लीजिए और जहां लाइट ग्रीन कलर है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो वही चीज यहां लिखा था कि प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरिया। तो ग्रीन एरिया जैसे यहां आप ये देख रहे हो, ये ग्रीन एरिया को मार्क कर लिया गया है, और जो लाइट ग्रीन एरिया है, जैसे आप यहाँ पत्तियों में देखो तो आप यहाँ सफेद सफेद देख रहे हो, उसको मार्क नहीं करना है, जहां ये डार्क ग्रीन कलर है उसे ही मार्क करना है। तो पत्तियां मार्किंग के बाद ऐसी दिखेंगी। अब इन्हें क्या करना है? अब इन्हें बॉईल करना है। क्या करना है? बॉईल करना है, एक बार पानी में और दूसरे बार इथेनॉल में। एक बार पानी में और दूसरे बार इथेनॉल में। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, बॉईल करना है एक बार पानी में और दूसरी बार इथेनॉल में। तो पत्तियों को जब आप इथेनॉल में बॉईल करेंगे तो क्या होगा? इथेनॉल पत्तियों में जो क्लोरोफिल है या पत्तियों की जो सेल है, सेल वॉल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, और सारा क्लोरोफिल कहाँ आ जाएगा? इथेनॉल में। इथेनॉल में बॉईल करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि, मतलब हमारे लिए एक्सपेरिमेंट के लिए ये फायदा होगा कि पत्तियों का जो क्लोरोफिल है वो इथेनॉल में आ जाएगा और पत्तियां क्या हो जाएंगी? पत्तियां हो जाएंगी कलरलेस। पत्तियां अब कलरलेस हो जाएंगी। क्यों? सारा क्लोरोफिल कहां आ गया? क्लोरोफिल इज मूव्ड इनटू इथेनॉल, क्योंकि पत्तियां किससे बनी है? सेल से। सेल बॉईल करने से सेल वॉल ब्रेक हो गया
और सेल वॉल ब्रेक होने की वजह से अंदर जो क्लोरोफिल था वो बाहर आ गया पत्तियों के, और पत्तियों के बाहर अगल बगल क्या है, इथेनॉल। तो सारा क्लोरोफिल इथेनॉल में मिक्स हो गया, पत्तियां क्या हो गई, कलरलेस हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन पत्तियों पर आयोडीन टेस्ट करना है। कौन सा टेस्ट करना है, आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट किस लिए होता है, फॉर द कंफर्मेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च के कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब क्योंकि आपने पत्तियों को सनलाइट में रखा था 6 घंटे, तो पत्तियों में क्या हुआ, सनलाइट पड़ी तो फोटोसिंथेसिस हुआ, तो स्टार्च बना होगा, और वो स्टार्च इस आयोडीन टेस्ट से पता चल जाएगा। तो जब आपने आयोडीन टेस्ट किया तो जो आपकी पत्ती थी, अब आयोडीन के वजह से जहां जहां स्टार्च होगा वहां वहां ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। स्टार्च के प्रेजेंस में जो आयोडीन का कलर होता है ना, वो स्टार्च के प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो जहां जहां जब आपने आयोडीन टेस्ट किया, यानी इन पत्तियों पर जो कि कलरलेस थी, उन पत्तियों पर जब आपने आयोडीन डाला या आयोडीन के सोल्यूशन पे जब आपने पत्ती को डिप किया और बाहर निकाल कर पत्तियों को धोकर देखा, तो आपको क्या दिखा, आपको यह दिखा कि जहां जहां आपने हरा हरा मार्किंग किया था, जहां जहां मार्किंग था वही वही का कलर पत्तियों का ब्लू ब्लैक हो गया, बाकी कलर वैसा का वैसा ही है, कलरलेस। ठीक है, जहां हरा कलर था वही केवल ब्लू ब्लैक कलर आया, बाकी पत्तियों में जो दूसरे हिस्से थे वहां वैसा का वैसा ही है। इसका मतलब क्या समझ में आया, स्टार्च वहीं बना जहां ग्रीन कलर था, पत्तियों का जो ग्रीन पार्ट था वहीं स्टार्च बना। यानी कि किसी भी किसी भी पत्ती में फोटोसिंथेसिस वहीं होता है जहां पत्ती का डार्क ग्रीन वाला हिस्सा होता है, यानी पत्तियों के ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। अगर पत्ती में कोई दूसरा कलर है, जैसे रेड हो गया, वायलेट हो गया, तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और इसीलिए आप देख रहे हो यहां इन दो पत्तियों का डिफरेंस देखो, ये ट्रेसिंग के पहले और आयोडीन टेस्ट करने के बाद ये ब्लू ब्लैक हो गया। तो वेरीगेटेड लीफ बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट, तो स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट किया था, उसके पहले पत्ती ऐसी थी और बाद में जब आयोडीन टेस्ट किया तो पत्ती ऐसी हो थी, बस कलर बदला, लेकिन प्लेस लोकेशन तो वही है। जहां यहां हरा कलर था वहां यहां ब्लू ब्लैक आ गया, तो लोकेशन नहीं बदली, बस पत्ती का रंग बदला। इसका मतलब कि जहां जहां पत्ती में ग्रीन पार्ट था वहीं वहीं फोटोसिंथेसिस हुआ, वहीं वहीं स्टार्च बना, इसीलिए वहीं वहीं पार्ट का एरिया ब्लू ब्लैक हुआ। ठीक है, ये है पूरा एक्सपेरिमेंट। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे एक्टिविटीज में कि व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ लीफ, जब पत्तियों को हम इथेनॉल में बॉईल करते हैं तो पत्तियों का कलर क्या होगा, तो वो आपका आंसर होगा कि पत्तियां कलरलेस हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जो सारा क्लोरोफिल था पत्तियां में वो इथेनॉल में, जो कि अल्कोहल है, उसमें मिक्स हो गया, तो इथेनॉल ग्रीन कलर का हो गया, पत्तियां कलरलेस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जर्व द कलर ऑफ लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। तो आयोडीन टेस्ट करने से पहले जब हमने पत्तियों को ट्रेस किया था और आयोडीन टेस्ट करने के बाद जब हमने टेस्ट किया, पत्तियों को देखा, तो हमने क्या पाया, जहां जहां ग्रीन पार्ट था वहां वहां का हिस्सा ब्लू ब्लैक हो गया। तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि जो ग्रीन पार्ट था वहीं फोटोसिंथेसिस हुआ, उसी पार्ट में स्टार्च बना, इसीलिए केवल उतने ही पार्ट का कलर ब्लू ब्लैक हुआ, पूरी पत्ती ब्लू ब्लैक नहीं हुई। क्योंकि पूरी पत्ती ब्लू ब्लैक तब होती जब पूरी पत्ती में स्टार्च बनता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जहां जहां केवल ग्रीन पार्ट था वहीं वहीं स्टार्च बना, इसीलिए वहीं वहीं हिस्से का जो है कलर ब्लू ब्लैक में बदला। बाकी देखो जैसा यहाँ का कलर था वैसा अभी भी कलर है। तो इससे यह साबित होता है कि फोटोसिंथेसिस पत्तियों के ग्रीन पार्ट में ही होता है। ठीक है, तो द ग्रीन एरियाज ऑफ लीफ टर्न्स डार्क ब्लू, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ग्रीन एरिया में स्टार्च था, क्यों, क्योंकि ग्रीन एरिया में फोटोसिंथेसिस हुआ और स्टार्च बना, और इसीलिए उससे एरिया का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक में बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट,
व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ लीफ। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो इस एक्टिविटी से कंक्लूजन यही निकलता है कि जो ब्लू कलर है वो क्या बता रहा है, वहां स्टार्च प्रेजेंट है, और स्टार्च प्रेजेंट है कहाँ, ग्रीन पार्ट पे, यानी कि ग्रीन के अलावा जो कलरलेस पार्ट है पत्ती का, वहां कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो कलरलेस पार्ट ऑफ लीफ शोज नो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, यानी पत्ती में ग्रीन के अलावा जो भी कलर होगा उस हिस्से में पत्ती में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पत्ती है, ठीक है, अब यहाँ पत्ती हो सकता है कई रंग हो, पत्ती में ग्रीन कलर भी था, है ना, पत्ती में लाल कलर भी था, और पत्ती में ब्लू कलर भी था। अब इस पे सनलाइट पड़ती है, इस पत्ती पे सनलाइट पड़ती है, तो अब आप ये बताओ कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, केवल उसी पार्ट में होगा जो ग्रीन है, ये वाले पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होगा। यही इस एक्टिविटी से समझ में आया। ठीक है, तो आई थिंक अब आप एक्टिविटी समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर, एक्टिविटी नंबर 5.2। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, गमले में दो सेम प्लांट लिए गए हैं, सेम प्लांट मतलब सेम वैरायटी के सेम हाइट वाले प्लांट लिए गए हैं। ठीक है, अब दोनों प्लांट के ऊपर एक ग्लास का बना हुआ, शीशे का बना हुआ जो जार है, जो कि बेल शेप का है, बेल शेप मतलब घंटी की तरह, उससे इसको ढक दिया गया। जैसा हम लोग घर में करते हैं, हमने कढ़ाई में कुछ बनाया, उसको ढक दिया, ठीक उसी तरह दोनों प्लांट को हमने ढक दिया, किससे, बेल जार से, ग्लास का बना हुआ बेल शेप का जो जार है उससे ढक दिया। लेकिन ढकने से पहले ये जो पहला प्लांट ए था, इसके बगल में हमने इस प्लेट में, ठीक है, वॉच ग्लास में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, जबकि दूसरे प्लांट के बगल में हमने ऐसा कुछ नहीं रखा। तो ये प्लांट ए हो गया, ये प्लांट बी हो गया। इस प्लांट के बगल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और इस प्लांट के बगल में कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हमने दोनों को ढक दिया, और जहां ये कांटेक्ट में आया वहां हमने इसको सील कर दिया। किसकी मदद से, वैसलीन की मदद से। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट। जैसे कि मान लो ये आपका बॉटम है और ऐसे हम ढक रहे हैं, तो ढकते समय ये जो जहां कांटेक्ट में आया वहां से कोई बाहर से एयर ना घुस सके, है ना, बाहर का जो हवा है वो ना एंटर कर सके, इसके लिए हमने बॉटम को सील कर दिया वैसलीन से, ताकि जो एक्सटर्नल एयर है वो एंटर ना कर सके। हमें केवल किस एयर से मतलब है, जो इस जार के जो अंदर हवा है केवल उससे मतलब है, बाहर से कोई नई हवा ना एंटर कर सके, तो हमने बॉटम को सील कर दिया, किससे, वैसलीन से। ठीक है, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इस जार पहले वाले प्लांट के अंदर यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो CO2 है, ये जो CO2 है, इसे एब्जॉर्ब करने का काम ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करेगा। जबकि सेकंड प्लांट बी में कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो है नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ अवेलेबल रहेगा प्लांट के लिए, ताकि प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर ले। ठीक है, अब सनलाइट पड़ेगी, हाँ सर सनलाइट पड़ेगी, ये रही सनलाइट। अब क्योंकि जार शीशे का बना है तो शीशे में सनलाइट एंटर कर जाती है, तो ये सनलाइट यहां भी एंटर कर जाएगी, ये सनलाइट यहां भी एंटर कर जाएगी, यहां भी फोटोसिंथेसिस होगा, यहां भी फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन यहां फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, मतलब शुरुआत होनी थी फोटोसिंथेसिस की, लेकिन पहले प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड तो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पत्तियों को सनलाइट मिल तो जाएगा, लेकिन सनलाइट मिलने से काम नहीं चलेगा। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो पहला प्लांट ए
फोटोसिंथेसिस पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और पूरा नहीं कर पाएगा फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है। तो इस वजह से जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो यहाँ स्टार्च भी नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्टार्च नहीं बनेगा। नहीं बनेगा को मैंने क्रॉस कर दिया। क्यों नहीं स्टार्च बना? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस हुआ? क्योंकि इस जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सारा कार्बन डाइऑक्साइड किसने एब्जॉर्ब कर लिया था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने। ठीक है। वहीं दूसरी ओर ये प्लांट भी, इस जार के अंदर इसमें जो हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ है। सनलाइट भी है, हाँ है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, होगा। और पत्तियों में क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टार्च और इसे टिक कर देता हूँ। इसका मतलब कि यहाँ स्टार्च बना। तो अगर आप दोनों पत्तियों को, दोनों प्लांट की पत्तियों को तोड़ोगे और आयोडीन टेस्ट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? कहाँ स्टार्च बना है? तो आप कहोगे कि प्लांट बी की पत्तियों में जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ स्टार्च बना है, और प्लांट ए की पत्तियों में स्टार्च नहीं बना है। ठीक है। तो डू बोथ द लीव्स शोज द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो इस एक्टिविटी में लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या दोनों प्लांट की पत्तियों में आपको सेम अमाउंट का स्टार्च मिलेगा? तो इसका आंसर है नो। यहां स्टार्च ज्यादा मिलेगा और यहां स्टार्च न के बराबर, बहुत कम मिलेगा, है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं। सारा कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने यूज कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। हो सकता है थोड़ा मोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बच गया हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा मोड़ा स्टार्च बन गया हो। यानी स्टार्च या तो ये कह लो कम बनेगा, या ये कह लो कि बिल्कुल ही नहीं बनेगा। तो हमको समझ में आ गया क्या कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, स्टार्च नहीं बनेगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, स्टार्च बनेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये साबित होता है इस एनसीईआरटी एक्टिविटी। तो अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम बताओ। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है? अब आप समझ गए होंगे। तो फंक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज टू एब्जॉर्ब किसको एब्जॉर्ब करना? टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इसका फंक्शन है, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वैसलीन का फंक्शन क्या था? वैसलीन का फंक्शन क्या था? वैसलीन का फंक्शन था बॉटम ऑफ द जार को सील करना, है ना। टू सील द बॉटम, टू सील द बॉटम ऑफ द जार in contact with the plate, in contact with the glass plate। ठीक है। सील करने का मतलब यह है कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ना जा पाए। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए कि अंदर की तो कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया आपने, लेकिन अगर बाहर की हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पहुंच जाता, फिर यहाँ भी फोटोसिंथेसिस होती, यहाँ भी होगी, तो फिर आप कैसे फर्क करोगे? इसीलिए हमने यहाँ बॉटम को सील कर दिया वैसलीन से। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इस एक्टिविटी से क्या साबित होता है? इस एक्टिविटी से साबित होता है कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर, एक्टिविटी नंबर 5.4। तो बीच में 5.3 कहाँ गया? तो वो एक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सके, तो हम मेन एक्टिविटी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये एक्टिविटी ये भी को बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी नंबर 5.4 बहुत इजी है। आपको कहा गया है कि 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए और दोनों में लाइम वाटर ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर लाइम वाटर क्या होता है? हमने हर तरीके का पानी पिया, ये पानी नहीं समझ में आया, लाइम वाटर ये कौन सा पानी है?
लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लाइम वाटर कहते हैं। तो लाइम वाटर इसमें भी ले लीजिए, पहले टेस्ट ट्यूब में भी और दूसरे टेस्ट ट्यूब में, दोनों में लाइम वाटर ले लीजिए। तो लिखा है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। अब आपको क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब में पिचकारी की मदद से हवा भरनी है, हवा ब्लो करना है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में स्ट्रॉ की मदद से आपको फूंकना है ताकि आपकी जो फेफड़े की हवा है वो इस टेस्ट ट्यूब में जाए। तो पहले टेस्ट ट्यूब में कौन सी हवा टेस्ट ट्यूब में गई, कौन सी हवा टेस्ट ट्यूब में गई है? तो जो हवा पिचकारी, कौन सी हवा इसमें भरेगा? अरे पिचकारी हवा के कांटेक्ट में है ना, एटमॉस्फेयर। तो सराउंडिंग में जो हवा है, जैसे मैं अभी आपको पिचकारी मारूं तो अगल बगल की हवा ही तो मान लो आपके तरफ जाएगी। पिचकारी में मैंने कोई पानी या रंग नहीं भरा है, बस पिचकारी को मैं ऐसे दबा रहा हूं। तो जब पिचकारी को ऐसे दबाऊंगा तो आपकी तरफ हवा जाएगी। वो हवा कौन सी है? ये जो अगल बगल की है, इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर की हवा। तो ये जो पिचकारी है ये कौन सी एयर को इसमें ब्लो कर रहा है? एटमॉस्फेयर की एयर को, है ना। और जो आप स्ट्रॉ की मदद से आप फूंक रहे थे, ब्लो कर रहे थे, लिखा है ना ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, ठीक है। तो एयर ब्लो करना है, एयर ब्लो करना है यानी स्ट्रॉ की मदद से फूंकना है। तो ये जो हवा है वो कहाँ की है? वो आपके लंग्स की है, जो आप एक्सहेल कर रहे हो यानी बाहर निकाल रहे हो, यानी ब्रेथ आउट कर रहे हो, ठीक है। अब ये दोनों हवा लाइम वाटर में मिक्स होती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। व्हाट डज दिस टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। आपसे यहां दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ये पूछा गया है कि दोनों टेस्ट ट्यूब में जब आपने हवा को ब्लो किया, एक जगह आपके फेफड़े की हवा जो ब्रीद आउट किया था, और दूसरी एटमॉस्फेयर की हवा को आपने पिचकारी की मदद से इसमें फेंका था, मतलब अंदर किए भेजा था। तो इन दोनों में लाइम वाटर कहां जल्दी मिल्की हो जाएगा? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर मिल्की होगा, दोनों जगह होगा, लेकिन कहां जल्दी होगा, कहां देर से होगा? तो लाइम वाटर मिल्की कब हो जाता है, पहले ये देखिए। तो लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका लाइम वाटर है, हाँ सर ये लाइम वाटर है। तो जब भी लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही कारण लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। तो अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और तुरंत मिल्की हो जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो लाइम वाटर तुरंत मिल्की हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब कम होगा तो लाइम वाटर देर से मिल्की होगा। और जब आपने इन दोनों एक्सपेरिमेंट को किया, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हवा फेंका, तो आपको यह पता चला कि ये जो सेकंड नंबर का टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब बी, यहां लाइम वाटर जल्दी मिल्की हो जा रहा है। लाइम वाटर गेट्स मिल्की क्विकली। तो इस वाले टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर जल्दी मिल्की हो जाएगा, और पहले टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर देर से मिल्की होगा। ऐसा क्यों? मिल्की दोनों जगह हो रहा है, यानी दोनों हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, तभी वो लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके मिल्की हो रहा है। लेकिन यहां जल्दी मिल्की हो जा रहा है और पहले वाले केस में देर से मिल्की हो रहा है। क्यों? इसका मतलब कि यहां इस वाली हवा में जो फेफड़े से निकली थी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तो जल्दी रिएक्शन हुआ और जल्दी लाइम वाटर मिल्की हो गया। लेकिन एटमॉस्फेयर एयर में कम कार्बन डाइऑक्साइड था, इसीलिए कम रिएक्शन हुआ और इसीलिए लाइम वाटर देर से मिल्की हुआ। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि लाइम वाटर
gets milky, lime water gets milky, lime water gets milky quickly in test tube B. ये कौन सा टेस्ट ट्यूब था? इन बी वाले टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर जल्दी मिल्की हो गया, क्विकली, है ना। और लाइम वाटर गेट्स मिल्की स्लोली, धीरे धीरे मिल्की हुआ इन टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है, ये दिखा हमको, एक्सपेरिमेंट से ये नजर आया। तो इससे साबित क्या हुआ? इससे साबित ये हुआ कि टेस्ट ट्यूब बी में जो एयर गई थी उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड था, मोर CO2, और जो पहले टेस्ट ट्यूब में हवा गई थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम था, लेस CO2। अब पहले वाली टेस्ट ट्यूब में कौन सी हवा थी? जो हमने ब्रीथ आउट किया था, और ये इसमें एटमॉस्फेयर की एयर। इसका मतलब क्या साबित हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ज्यादा है? हम जो सांस बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये साबित हुआ। तो व्हाट डज दिस टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट? तो इससे ये साबित हुआ कि एयर या ये कह लो the amount of CO2 in the air we breathe out, हमने जो सांस बाहर निकाली उस हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है इज ग्रेटर देन, ज्यादा है, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक एयर। हवा में जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जितना है उसके कंपैरिजन में जो सांस हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ठीक है, ये इस एक्टिविटी से साबित हो गया। चलिए, इसीलिए टेस्ट ट्यूब बी जल्दी मिल्की हो गया, क्योंकि ज्यादा CO2, जल्दी रिएक्शन होगा, जल्दी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल्दी लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो जो हम सांस अंदर ले रहे हैं, तो सांस कौन सी ले रहे हैं? एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसी को तो अंदर ले रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है। लेकिन जब सांस छोड़ते हैं उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट, एक्टिविटी नंबर 5.6। इसमें क्या बोला है? इस एक्टिविटी में ये बोला गया है कि आप किसी एक्वेरियम में मछली को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, और फिर ये कंपेयर करके बताइए कि मछली 1 मिनट में ज्यादा ब्रीथ कर रही है, उसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा है या कम है आपके कंपैरिजन में जो आप जमीन पे हो। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन एंड क्लोजेस इट्स माउथ। तो मछली मुंह बंद करेगी और खुलेगी, क्यों? तो सांस लेना है ना, ताकि पानी अंदर जाए, और फिर अंदर जाके वो पानी गिल्स के थ्रू से गुजरेगा तो पानी का ऑक्सीजन मछलियों को मिल जाएगा। तो मछली मुंह खोलती है, बंद करती है, इसका मतलब वो सांस ले रही है, तो वो आपको काउंट करना है। कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीद इन एंड आउट। आप कितने बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो उसके कंपैरिजन को आप कंपेयर करो मछली के साथ। क्या देखोगे? आप और मछली कौन जीतेगा, मतलब कौन 1 मिनट में ज्यादा सांस ले रहा है? आप कहोगे मछली। क्यों? तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि हवा में जितनी ऑक्सीजन है उसके कंपैरिजन में पानी में जो ऑक्सीजन है वो कम है। तो पानी में अगर ऑक्सीजन कम है तो एक सांस से ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो ऑक्सीजन लेने के लिए ज्यादा सांस लेनी पड़ेगी 1 मिनट में। और वहीं जो कोई धरती पर रहने वाला जीव है वो एक बार सांस लेता है तो उसे ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है। क्यों? हवा में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो उसे ज्यादा सांस लेना नहीं पड़ेगा 1 मिनट में। तो ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ज्यादा होता है, क्योंकि जो पानी, जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वाटर में वो कम होता है। तो ये साबित हुआ है ना।
तो आप क्या करोगे, क्या इस एक्सपेरिमेंट, इस एक्टिविटी से साबित हुआ कि ब्रीदिंग रेट ऑफ फिश इज ग्रेटर, ज्यादा है, इज ग्रेटर देन पर्सन। वो पर्सन आप हो, क्योंकि एक्टिविटी आप कर रहे थे, तो आपने अपने और मछली को कंपेयर किया, तो आपके सांस ब्रीदिंग रेट के कंपैरिजन में मछली की ब्रीदिंग रेट क्या थी, ज्यादा थी, ग्रेटर थी। क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये रीजन है, ये मैं रीजन बता रहा हूं। ऐसा ब्रीदिंग रेट क्यों ज्यादा थी? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम था, है ना। तो उतने ही ऑक्सीजन लेने के लिए ज्यादा सांस लेनी पड़ेगी, है ना। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, दो आदमी, एक ताकतवर आदमी, उसको मैंने कहा कि 25 किलो वजन उठाओ, उसने एक बार में उठा लिया। आप उतने ताकतवर नहीं थे, तो आपने 25 किलो कैसे उठाया? एक बार 10 किलो, एक बार 10 किलो, फिर 5 किलो, यानी 3 बार में उठाया। आपकी ताकत कम है ना, तो आप ज्यादा बार, नंबर ऑफ टाइम ज्यादा करोगे। ठीक उसी तरह पानी में ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन लेने के लिए सांस ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। एक बार में अगर मिल जाता तो कितना बढ़िया रहता। तो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, amount of dissolved oxygen in water is low as compared to air। हवा में मौजूद ऑक्सीजन के कंपैरिजन में पानी में मौजूद ऑक्सीजन कम है, लो है, और इसीलिए मछली को ज्यादा सांस लेनी पड़ रही है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम है। जब वो ज्यादा सांस लेगी तब उसके मुताबिक उसको ऑक्सीजन मिल पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5.8। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। इसमें क्या बोला है कि आपको 2 गमले लेने हैं, ठीक है। गमलों का साइज सेम रखना है और गमलों में सेम अमाउंट का मिट्टी डालना है। 2 गमला लिया, दोनों का साइज सेम था, ठीक है। दोनों में बराबर अमाउंट में मिट्टी डालनी है। अगर एक में आपने 4 किलो मिट्टी डाली तो दूसरे गमले में भी 4 किलो मिट्टी डाली है, ठीक है। अब फिर दोनों गमले में मिट्टी डालने के बाद एक गमले में प्लांट, पौधे को लगा दीजिए, और दूसरे गमले में स्टिक, एक लकड़ी लगा दीजिए, है ना। यानी कुछ इस तरीके से करना। जैसे मान लीजिए ये गमला हो गया, ये एक और गमला, दोनों सेम साइज का है। अब एग्जैक्ट तो नहीं है, मैंने बना नहीं पाया, लेकिन सेम साइज का है लगभग, ठीक है। अब आपको इसमें क्या कर देना है, मिट्टी भर देना सेम अमाउंट की। आपने यहां भी मिट्टी भर दिया और आपने यहां भी मिट्टी भर दिया, ठीक है। और मिट्टी के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा दिया, ठीक है, दोनों जगह। लेकिन उस प्लास्टिक के कवर में बीच में होल है, और उस होल से एक जगह तो क्या निकला है, प्लांट, एक जगह क्या निकला है, प्लांट निकला है, एक जगह तो प्लांट है, ठीक है, और एक जगह लकड़ी है, और बाकी आपने इसको कवर कर रखा है। मिट्टी को ऊपर से कवर कर रखा है ताकि धूप की वजह से मिट्टी का पानी इवेपोरेट ना हो। यहां भी आपने मिट्टी को कवर कर दिया, केवल मिट्टी को कवर किया, ठीक है। फिर इसमें बोला गया है कि दोनों को प्लास्टिक के शीट से कवर कर दो। कवर बोथ सेट मतलब दोनों गमलों में, एक गमले में प्लांट लगाए और दूसरे गमले में क्या लगाए, स्टिक। दोनों को कवर कर दो, किससे, प्लास्टिक शीट से। तो आइए दोनों को कवर कर देते हैं प्लास्टिक शीट से। तो मैं यहां, ये देखो, ये प्लास्टिक की शीट से मैंने इसको भी कवर कर दिया और इसको भी कवर कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला है, एंड प्लेस इट इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर। अब दोनों को, एक गमला जिसमें प्लांट है और दूसरा गमला जिसमें लकड़ी है, दोनों को सनलाइट में रख दो मतलब कुछ घंटों के लिए। यहां भी सनलाइट पड़ रही है, इस पे भी सनलाइट पड़ रही है,
कितने देर के लिए बोला है? हाफ एन आवर। अब आप बताओ क्या ऑब्जर्व करोगे? तो आप ये मत कहना कि सर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये सब दिखाई दिया। आप आधे घंटे बाद देखोगे कि जो पानी की बूंदें हैं ना, पानी की बूंदें, वो आपको इस पहले वाला, ये जो पहले वाला जो प्लास्टिक शीट है, ये जो प्लास्टिक शीट है ना, इसको, अच्छा इसको ये भी मार्किंग कर लो, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगी। ये क्या है? ये दोनों प्लास्टिक की शीट है, प्लास्टिक शीट, ठीक है, जिससे आपने कवर किया था। तो आधे घंटे बाद क्या देखोगे कि जो पहला वाला प्लांट वाला जो प्लास्टिक शीट थी, जो प्लांट के ऊपर लगाई गई थी, उसके इनर सरफेस पे पानी की बूंदें दिख रही हैं, है ना? ये पानी की बूंदें हैं। दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। लेकिन जो दूसरा वाला गमला है जिसमें आपने लकड़ी लगाई थी, इसके प्लास्टिक की शीट पर पानी की बूंदें नहीं नजर आ रही। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशन नजर आया। इसका मतलब यह साबित हुआ कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है। यहां प्लांट नहीं था तो ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ, यहां प्लांट था तो प्लांट के ऊपर जब सनलाइट पड़ी, धूप पड़ी, तो प्लांट के एरियल पार्ट से, खास तौर से लीफ से, पत्तियों से पानी इवेपोरेट हुआ, और यहां से जो पानी इवेपोरेट हुआ, जब इस ठंडे प्लास्टिक शीट से टकराया तो कंडेंस होकर वो पानी जो वेपर में था, वेपर फॉर्म में, वो लिक्विड में बदल गया, और इसीलिए वो पानी आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो यानी इससे ये साबित हुआ कि प्लांट के एरियल पार्ट्स पे जब लाइट पड़ती है तो पानी इवेपोरेट होता है, यानी ट्रांसपिरेशन होता है। तो पौधों से ट्रांसपिरेशन, मतलब प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है, खासतौर से एरियल पार्ट से, और सबसे ज़्यादा जो मेन सेंटर है ट्रांसपिरेशन का वो है पत्तियां। तो पत्तियों पर जब लाइट पड़ेगी तो पानी इवेपोरेट होगा, और इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यहाँ प्लांट नहीं था, ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ, इसीलिए प्लास्टिक की शीट पर आपको पानी नजर नहीं आया। लेकिन यहाँ सनलाइट पड़ी तो पत्तियों में पानी जो है वो इवेपोरेट हुआ। वो पानी जो इवेपोरेट हुआ वो तो वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में, लेकिन जब प्लास्टिक शीट से टकराया तो लिक्विड में बदल गया। इसीलिए प्लास्टिक शीट पर आपको ये वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आ रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में भी गिलास में ठंडा पानी डालो तो गिलास के आउटर सरफेस पर पानी की बूंदें नजर आती है। क्यों? क्योंकि हवा में जो पानी था वो गिलास, ठंडे गिलास के कांटेक्ट में आया तो कंडेंस हो गया पानी, और कंडेंसेशन से वो पानी वेपर से लिक्विड में बदल गया, और वही लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपको ग्लास के अपर सरफेस पे नजर आती है। वही चीज यहां हो रहा है, वेपर से लिक्विड में बदल गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ट्रांसपिरेशन हुआ। तो ट्रांसपिरेशन होता है, ये इस एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ। ठीक है, और यहां आपकी एनसीईआरटी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो आई होप कि अब आपको इस चैप्टर की जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जिनसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, वो आपको क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए चैनल पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसे अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।